हेलो स्टूडेंट, पॉलिटी बाय पाटिल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो पहला है मिखाइल बोगाची द्वारा राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया था। उसके बाद INF संधि हुई थी। फिर पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का पतन हुआ था, वहीं पे जर्मनी का एकीकरण हुआ, फिर सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसे एनालिसिस करते हुए क्या है, तो ये पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का अंत हुआ था। पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का अंत हुआ था। पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का पतन हुआ था। कहाँ पे? 1980 के दशक के अंत में, विशेष रूप से 1989 में बर्लिन की दीवार के ढहने और पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों में साम्यवादी शासन के अंत की शुरुआत हुई थी। पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों में साम्यवादी शासन के अंत के साथ शुरू हुई थी। पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का अंत हुआ था। फिर जर्मनी का एकीकरण हुआ था। बर्लिन की दीवार गिरने और पूर्वी जर्मन सरकार के पतन के बाद 3 अक्टूबर 1990 को जर्मन का आधिकारिक रूप से पुनर्मिलन हुआ था। फिर सोवियत संघ का विघटन हुआ था। सोवियत संघ का आधिकारिक रूप से 26 दिसंबर 1991 को विघटन हो गया था, जिससे शीत युद्ध का अंत और 15 स्वतंत्र गणराज्यों का उदय हुआ था सोवियत का विघटन के साथ में। फिर मिखाइल बोकाचो द्वारा राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया गया था। मिखाइल बोकाचो ने 11 मार्च 1985 को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और उन्होंने ग्लासनोस्ट खुलापन और पेरेस्ट्रोवा पुनर्गठन जैसे प्रमुख सुधारों की शुरुआत की थी। वहाँ पे है INF संधि। यह मध्यम दूरी पर परमाणु बम संधि थी, जो 8 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जो परमाणु निःशस्त्रीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम था। तो हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का आरोही क्रम हमें निम्नानुसार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणाली सिस्टम सिद्धांत संगठन के अध्ययन पर केंद्रित है। तो प्रणाली सिस्टम सिद्धांत किस संगठन के अध्ययन पर केंद्रित है? तो ये सरकारी और सहयोगी प्रणाली पर केंद्रित है। प्रणाली सिद्धांत प्रणालियों का एक अंतःविषयक अध्ययन है, जहाँ एक प्रणाली को परस्पर संबंधित और परस्पर आश्रित भागों के एक एकीकृत समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग संगठनात्मक रचनाओं के भीतर जटिल अंतःक्रियाओं को समझने और मॉडल बनाने के लिए किया जाता है, जिससे संगठन को अलग अलग भागों के बजाय एक पूरे के रूप में माना जाता है। संगठनों के संदर्भ में सिस्टम सिद्धांत संगठन के भीतर संबंधों और अंतर्निर्भरता को समझने के महत्व पर जोर दिया गया है। वहीं पे सहकारी या सहयोगी प्रणाली, संगठनों को सहकारी और सहयोगी प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जहाँ विभिन्न भाग सामान्य लक्ष्यों के और मिलकर काम करते हैं। यह दृष्टिकोण संगठन के विभिन्न घटकों के बीच सहयोग के माध्यम से बनाए गए तालमेल पर केंद्रित होता है। यह संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में टीम वर्क, संचार और संयुक्त समस्या समाधान के महत्व पर प्रकाश डालता है। वहीं पे फिर है निरंतरण प्रणाली। इसका तात्पर्य एक सतत अटूट प्रक्रिया जिसमें कोई विशिष्ट चरण या विराम नहीं होता है, जो कि सिस्टम थ्योरी के भीतर संगठनात्मक संरचनाओं या व्यवहारों का वर्णन करने का एक विशिष्ट तरीका नहीं है। अव्यवस्थित प्रणाली, एक व्यवस्थित प्रणाली में संरचना और क्रम का अभाव होता है, जो प्रणाली सिद्धांत के सिद्धांतों के विपरीत है, जो परस्पर जुड़े और संचित घटकों पर जोर देती है। बाह्यतंत्र, यह शब्द एक कठोर अन्वय प्रणाली को दर्शाता है, जो बाधाओं से बंधी होती है, जो सिस्टम थ्योरी में बल दिए गए गतिशील और अनुकूलित प्रकृति के रूप में नहीं होती है। तो सिस्टम प्रणाली सिद्धांत संगठन के अध्ययन पर केंद्रित होती है, तो सहकारी और सहयोगी प्रणाली पर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रवासी समुदाय देश के लिए एक रणनीतिक संपत्ति है। भारत का प्रवासी समुदाय देश के लिए एक रणनीतिक संपत्ति है। तो आंसर है ए, भारत को सबसे अधिक धनराशि प्रेषण प्राप्त होती है। वहीं पे सी है, भारतीय अमेरिकियों ने भारत अमेरिका परमाणु समझौते को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डी है, भारत में प्रशिक्षित इंजीनियरों ने अमेरिका में IT क्रांति लाने और फिर उसे भारत लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं पे ई है, भारतीय प्रवासी समुदाय भारत के लिए सॉफ्ट पावर का स्रोत है। तो हमें यहाँ पे बी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बी है, अवैध भारतीय प्रवासी ने भारत को बदनाम किया, ये नहीं है। उसके बाद में और ये फिर भारत को एनालिसिस करेंगे। भारत को सबसे अधिक धनराशि प्रेषण प्राप्त होता है। भारत का प्रवासी समुदाय प्रेषण के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह प्रक्षेपण भारत में परिवारों के भीतर स्तर को बेहतर बनाने में मदद करता है और राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान भी
देता है। ओके, भारतीय अमेरिकियों ने भारत अमेरिका परमाणु समझौते को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिका में भारतीय प्रवासी समुदाय ने सक्रिय रूप से भारत अमेरिका परमाणु समझौतों का समर्थन किया था और इसके लिए पैरवी की थी, जो कि भारत अमेरिका संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि था। यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारतीय प्रवासी समुदाय के राजनीतिक प्रभाव और सामरिक महत्व को भी दर्शाता है। ओके, और भारत में प्रशिक्षित इंजीनियरों ने अमेरिका में आईटी क्रांति लाने और फिर भारत में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यह योगदान जाता है, क्योंकि इसमें से कई पेशेवरों ने बाद में अपने कौशल और ज्ञान को भारत वापस लाया था, जिससे देश के आईटी उद्योगों को बढ़ावा मिला। वहीं पे भारतीय प्रवासी समुदाय भारत के लिए सॉफ्ट पावर का स्रोत है। भारतीय प्रवासी समुदाय भारत की वैश्विक छवि और सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ावा देता है। सांस्कृतिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक उपलब्धियों के माध्यम से प्रवासी समुदाय दुनिया भर में भारत की सकारात्मक धारणा बनाने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन से समझ में आता है कि अवैध भारतीय प्रवासियों ने भारत का नाम खराब किया। तो इससे ये क्या है कि यद्यपि प्रवेश अवैध प्रवासी के नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन इससे भारतीय प्रवासियों के समग्र नागरिक मूल्यों पर कोई असर नहीं पड़ता है। अवैध प्रवास के मामले एकांकी है और इसमें अधिकांश भारतीय प्रवासी शामिल नहीं है, जो विश्व स्तर पर अपने योगदान के लिए भी जाने जाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन था जिसे हमने एनालिसिस किया है पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल संरचना किसका परिणाम? मूल संरचना किसका परिणाम है? तो ये है न्यायिक व्याख्या का मूल संरचना सिद्धांत। मूल ढांचा सिद्धांत भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के ऐतिहासिक मामले में स्थापित एक न्यायिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत कहता है कि संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्तियाँ होने के बावजूद संसद इसके मूल ढांचे या आवश्यक विशेषताओं में परिवर्तन नहीं कर सकती है। इस सिद्धांत का उद्देश्य संविधान के मौलिक पहलुओं जैसे लोकतंत्र, कानून का शासन और व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। ओके, तो मूल ढांचे के सिद्धांत में यह कहा गया है कि जो मूल संरचना है वो न्यायिक व्याख्या है। ओके, न्यायिक सिद्धांत है 1973 केशवानंद भारती के राज्य में कहा गया था। वहीं पर भारत का मूल संविधान 1950 में अपनाया गया। भारत का मूल संविधान मूल ढांचा सिद्धांत का स्पष्ट रूप से उल्लेखन नहीं करता है। इसने शासन के लिए रूपरेखा प्रदान की तथा सरकार की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों का विस्तृत विवरण दिया, लेकिन मूल संरचना सिद्धांत की तरह संवैधानिक संशोधन को भी शामिल नहीं करता है। फिर संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा संविधान में किए गए परिवर्तन है, जबकि संशोधन संविधान के कई भागों को संशोधित कर सकते हैं। वे मूल ढांचा सिद्धांत के अधीन है, जिसका अर्थ है कि वे इसके मूल पहलुओं में परिवर्तन नहीं कर सकते। फिर कार्यकारी आदेश। यह कार्यकारी आदेश सरकार की कार्यकारी शाखा, आमतौर पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी एक निर्देश है। कार्यकारी आदेश संविधान या उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। वे प्रशासनिक मामलों और कानूनों के कार्यान्वयन तक ही सीमित होते हैं। ओके, तो ये मूल संरचना हमें न्यायिक व्याख्या किसका परिणाम है? तो ये है न्यायिक व्याख्या का परिणाम है। वहीं पे 373 में दिया गया था। ओके, वहीं पे है राज्यों के उनके गठन के वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है बिहार, राजस्थान, नागालैंड, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। राज्यों के गठन। बिहार का गठन हुआ था 1912 में। वो सबसे पहले 1912 में हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बनाया गया था। इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बनाया गया था बिहार को 1912 में। फिर राजस्थान ने 30 मार्च 1949 को राजपुताना राज्यों के विलय से बनाया गया था। फिर नागालैंड 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। वहीं पे गुजरात है 1960 बॉम्बे राज्य के विभाजन के बाद बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश से 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनयिक क्षय की अवधारणा किसने दी थी? तो राजनयिक क्षय की अवधारणा सैमुअल पी हर्टिंग द्वारा दी गई थी 1968 में। राजनयिक क्षय उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके तहत राजनीतिक व्यवस्थाओं में व्यवस्था बनाए रखने और सुशासन सुनिश्चित करने की क्षमता क्षीण हो सकती है। हर्टिंग ने तर्क दिया कि राजनीतिक प्रणालियाँ बदलते सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल होने में विफल हो सकती है, जिससे अस्थिरता, भ्रष्टाचार और अक्षमता होती है। उन्होंने संस्थागत विकास और राजनीतिक व्यवस्था बनाए रखने में राजनीतिक संगठनों की भूमिका निभाई थी। फिर लुसियन डब्ल्यू पाई एक राजनीतिक वैज्ञानिक थे जो राजनीतिक संस्कृति और विकास पर अपने काम के लिए भी जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से राजनीतिक क्षय की अवधारणा को विकसित नहीं किया था। फिर है
सिडनी वर्मा एक प्रमुख राजनीतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने नागरिक संस्कृति और राजनीतिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया। जबकि उनका काम तब प्रभावशाली रहा है, उन्होंने राजनयिक क्षय गढ़ा, शब्द गढ़ा नहीं था। ओके। एडमंड और पावेल गैब्रियल एडमंड और बिघम पावेल तुलनात्मक राजनीतिक और रणनीतिक प्रणाली के अध्ययन में अपने योगदान के लिए भी जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने राजनीतिक क्षय की अवधारणा को प्रस्तुत नहीं किया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति के ज्ञाता ही शासनकर्ता होने चाहिए। तो ये है अरस्तु। राजनीति के ज्ञाता ही शासनकर्ता होने चाहिए। अरस्तु कहते हैं शोषण और उत्पीड़न के उन्मूलन के माध्यम से स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। समान मूलभूत स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया था जॉन रॉल्स द्वारा। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भी स्वतंत्रता, अधिकार और नागरिकता है। मेरी पॉलिस्टेनोक्रॉप। राजनीति के बारे में जानने वाले शासक करने वाले होने चाहिए। यह विचार अरस्तु से जुड़ा है। अरस्तु दार्शनिक राजाओं की अवधारणा में विश्वास करते हैं जहाँ राजनीति और शासन के बारे में जानकर लोगों को शासन करना चाहिए। शोषण और उत्पीड़न के उन्मूलन के माध्यम से स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष, शोषण और स्वतंत्रता प्राप्त करने के उत्पीड़न को समाप्त करने की अवधारणा पर अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। समान मूलभूत स्वतंत्रता का सिद्धांत जॉन रॉल्स को न्याय के अपने सिद्धांत के लिए जाना जाता है, जिसमें सभी व्यक्तियों के लिए समान मूलभूत स्वतंत्रता का सिद्धांत शामिल है। मैरी पॉलिस्टेनोक्रॉप ने कहा था कि जो अधिकार है वो अधिकारों और समानता की वकालत की थी। इस बात पर जोर दिया था कि महिला और पुरुषों के लिए स्वतंत्रता अधिकार होने चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवैधानिकता के बारे में सही नहीं है। तो सर्वसत्तावादी सरकार एक केंद्रीकृत और तानाशाही प्रणाली है जहाँ राज्य समाज पर पूर्ण अधिकार रखता है और जहाँ तक संभव हो सार्वजनिक और निजी जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने का प्रयास भी करता है। इस प्रकार की सरकार की विशेषता यह है कि इसमें शासकों की शक्तियों पर कोई संवैधानिक सीमाएं और जांच नहीं होती है, जो इसे संविधानवाद के विपरीत बनाती है। अधिनायकवादी शासन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अक्सर दबा दिया जाता है और राजनीतिक विरोध को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। ओके। संवैधानिक सत्तावादी सरकार में ये कहा गया था। फिर उत्तरदायी सरकार वह है जिसमें कार्यपालिका शाखा विधायिका के प्रति और उसके माध्यम से मतदाताओं के प्रति जवाबदेही होती है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेही रहे और संविधान के ढांचे के भीतर काम करे। फिर सीमित सरकार वह है जहां इसकी शक्ति संविधान या इसी तरह के अधिकार द्वारा प्रतिबंधित होती है। यह अवधारणा संवैधानिकता के लिए केंद्रीय है, जो यह सुनिश्चित करके सत्ता के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास भी करती है। सरकारी कार्य कानून पर द्वारा विवश होते हैं। वहीं पे संवैधानिक राजशाही सरकार की एक ऐसी प्रणाली जिसमें एक सम्राट संवैधानिक रूप से संगठित होकर सरकार के साथ सत्ता साझा करता है, जहाँ सम्राट की शक्तियाँ कानून या औपचारिक संविधान द्वारा सीमित होती है, जो संवैधानिकता के सिद्धांत के साथ सलेखित